नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। आज से 2 दिन के यूपी दौरे पर जेपी नड्डा हैं। गोरखपुर और कानपुर में बूथ सम्मेलन में पहुंचेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी रीजनल ऑफिस का नड्डा उद्घाटन करेंगे और वर्चुअली 7 जिला कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। तो जेपी नड्डा का 2 दिन का दौरा है उत्तर प्रदेश का। कई सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें शामिल होंगे जेपी नड्डा, जिसको लेकर तैयारियां एकदम पूरी हो गई हैं और कार्यक्रम स्थल पर भी कुर्सियां लग गई हैं, टेंट लगा दिया गया है और साथ ही हर तरफ भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि जेपी नड्डा का जो ये दौरा है वो कई मायने में खास है। नड्डा जीत का मंत्र देंगे, पूर्वांचल के सियासी नब्ज को टटोलेंगे जेपी नड्डा। इसके साथ ही आपको बता दें कि बूथ को और मजबूत करने पर नड्डा का फोकस होगा और यही वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का रीजनल ऑफिस है उसका उद्घाटन करेंगे जेपी नड्डा। इसके अलावा कानपुर भी जाएंगे जेपी नड्डा और कानपुर में भी बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रीजनल ऑफिस का उद्घाटन जेपी नड्डा करेंगे। दिग्गजों ने अलग अलग जगह मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं, राजनाथ सिंह काशी और अवध के बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद करेंगे। तो नड्डा गोरखपुर में पार्टी के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदारी ब्रज और पश्चिम क्षेत्र की दी गई है और यहां पर वो बूथ अध्यक्षों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। तो वहीं राजनाथ सिंह काशी और अवध के बूथ अध्यक्षों से बातचीत करेंगे। तो ये दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी के और सबने अपनी कमान संभाली है और अलग अलग जगह दौरा रखा गया है अलग अलग नेताओं का। तो वहीं जेपी नड्डा गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे में जेपी नड्डा गोरखपुर और कानपुर जाएंगे और यहां पर बूथ अध्यक्षों से वो मिलेंगे, बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। तो ये जो दौरा है वो कई मायनों में खास है क्योंकि संगठन सबसे पहले है भारतीय जनता पार्टी के लिए और ऐसे में बूथ स्तर पर जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी करते आई है। बूथ को मजबूत करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है और यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर जेपी नड्डा का दौरा है। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से जेपी नड्डा 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं, हालांकि वो गोरखपुर भी जाएंगे और कानपुर भी जाएंगे, बूथ को मजबूत करने का जो टारगेट है वो सेट किया है भारतीय जनता पार्टी में, क्या खास होगा 2 दिन? निश्चित तौर से आपको बता दूं कि जिस तरीके से जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पे आज उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और सबसे पहले नारा ही ये दिया गया था कि अपना बूथ सबसे मजबूत। तो आप समझ सकते हैं कि जो बूथ स्तर की जो राजनीति होती है उसमें बीजेपी सबसे लीड करती है और सबसे बड़ी रणनीतिकार होती है। वो अपनी जो निचले स्तर के जो बूथ कार्यकर्ता होते हैं, बूथ अध्यक्ष होते हैं, पन्ना प्रमुख तक के लोगों से जिनके ऊपर 60 लोग की जिम्मेदारी होती है, उन तक को महत्व देते हैं, उन तक को पार्टी के आला कमानों से जोड़ा जाता है। उसी दिशा में हम देखने को मिल रहा है कि आज जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पे गोरखपुर पहुंचे हैं। गोरखपुर में वो पहुंचे हैं और इसके साथ साथ 7 जिलों के जो कार्यालय हैं, जिला कार्यालय, उनका भी उद्घाटन करेंगे और कानपुर में और गोरखपुर में जो बूथ सम्मेलन है उसको मनीष, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी। हम सीधी तस्वीर दर्शकों को दिखा दें जहां जेपी नड्डा पहुंच गए हैं और उनके स्वागत में स्वतंत्र देव सिंह को आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो मौजूद हैं, उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं। जेपी नड्डा के स्वागत के लिए उनका स्वागत किया गया है और यहाँ से अब वो प्रस्थान कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो कार्यक्रम स्थल सजाया गया है वहां पर कार्यक्रम में शामिल हुए जेपी नड्डा। मनीष, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। अगर हम सियासी तौर पर बातचीत करें, अगर हम राजनीतिक लिहाज से उनके इस दौरे को देखें तो कितना अहम है ये दौरा? जी, निश्चित तौर से हमने देखा है कि 3 जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह,
तीनों ने कमान संभाल रखी है इसमें उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें बहुत अहम रखता है दिल्ली की राजनीति के लिए। 2024 में दिल्ली का आम लोकसभा चुनाव होने हैं, तो अगर दिल्ली की सियासत, दिल्ली का सिंहासन जीतना है तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से जाता है, इस सबकी मन है। और अमित शाह, क्योंकि जब 2017 का चुनाव हुआ था तो वो यहाँ के प्रभारी थे, तो एक एक चीज जानते हैं, किस तरीके से उन्होंने संगठन को मजबूत किया था, किस तरह संगठन को तैयार किया था, तो उसकी बारीकी को समझते हैं। उसी देखते हुए आज जेपी नड्डा आ रहे हैं, क्योंकि संगठन को लेके हमेशा से भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रही है और संगठन को सबसे आगे रखा गया है। अब जैसे हमने पहले बताया था कि जो संगठन के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता होते हैं उनको बहुत महत्व दिया जाता है, जो आम कार्यकर्ता होता है उनको बहुत महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ उनको ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है कि उनका सीधा जुड़ाव जो राष्ट्रीय नेतृत्व हो या फिर प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व हो उनसे जुड़ा रहे। तो एक संगठन के तौर पे जो सबसे मजबूती देखी जाती है वो भारतीय जनता पार्टी की। आपको बता दूं कि जेपी नड्डा इस समय गोरखपुर पहुंचे हैं। अब यहाँ से सीधे गोरखनाथ मंदिर जाएंगे, जहाँ पूजा अर्चन करेंगे और करीब 2 घंटे वहाँ पे रुकेंगे। उसके बाद 3 बजे चंपा देवी पार्क में सर्किट हाउस के पास जो है वहाँ पे बूथ सम्मेलन रखा गया है, वो उसको संबोधित करेंगे। और फिर करीब 4:30 बजे वन नटंगियों का जो स्थल है वहां पे जाएंगे, वहां पे संबोधन करेंगे और 6:15 बजे वो लखनऊ आएंगे। और माना जा रहा है कि लखनऊ में जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ शाम को एक बैठक होगी और रात का जो भोजन है उसमें सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री रहेंगे उनके साथ, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र सिंह और जो तमाम राधा मोहन सिंह, जो तमाम नेता हैं राष्ट्रीय उसके प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश के, वो वहाँ पे सम्मिलित रहेंगे। उसके बाद कल कानपुर के लिए निकलेंगे, 11:15 बजे वो कानपुर चले जाएंगे और वहाँ पे नामदेव गुरुद्वारा माथा टेकेंगे। साथ ही वहाँ पे वर्चुअल 7 जिला कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे और 2 बजे वहाँ पे बूथ अध्यक्ष के जो सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे। तो आप समझ सकते हैं। ठीक है मनीष, आपको ठीक है, आप मनीष बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, वो ये कि संजय निषाद जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी संजय निषाद की। दोपहर 3 बजे गोरखपुर सर्किट हाउस में ये मुलाकात होगी। मछुआ समुदाय के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी। तो संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के चीफ हैं, उनसे मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात होगी। और इसके साथ ही कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत होगी जेपी नड्डा और संजय निषाद के बीच में। आपको बता दें, हाल ही में कुछ समय पहले संजय निषाद का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी तो उनके लिए ये चीज भारी पड़ सकता है। अब संजय निषाद हालांकि बिल्कुल साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन उनकी कुछ मांगे ऐसी हैं निषाद समुदाय के लिए, निषाद पार्टी की कुछ ऐसी मांगे हैं जो वो चाहते हैं पूरी हो जाए। तो मछुआ समुदाय के ज्वलंत मुद्दों पर आज चर्चा होगी जेपी नड्डा और संजय निषाद के बीच में। तो संजय निषाद जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, आज जेपी नड्डा और संजय निषाद की मुलाकात होगी और इस मुलाकात को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मछुआ समुदाय के ज्वलंत मुद्दों पर ये चर्चा करेंगे। जी हाँ, निश्चित तौर से बता दूं कि 2022 के चुनाव में अब कुछ समय बाकी है, तो जो छोटी पार्टियां होती हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, उनको इस समय जो बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करने का या विलय करने का जो मौका मिलता है वो अपनी शर्तों पे अपनाते हैं। हमने देखा था किस तरह से पिछले चुनाव में राजभर साथ में थे, राजभर पार्टी में थे, राजभर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसमें मंत्री थे, अच्छा था उनका कुनबा एक वहाँ पे मंत्री पद में था, चेयरमैन पद में था। पर जब चुनाव आने लगते हैं तो आपकी मांगे बढ़ जाती हैं। मांगे आप अपने समुदाय के लिए मांगते हैं, मांग आप अपनी सीट के लिए मांगते हैं कि हमें नंबर ऑफ सीट कितने चाहिए होंगे। तो आज ये देखना होगा कि संजय निषाद मिलते हैं। हालांकि निषाद जब हमने देखा था किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले थे तो शीर्ष नेतृत्व के साथ मिले थे। अमित शाह से उनकी 3-4 बार की मुलाकात हुई थी, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी, यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ से बात हुई थी। उसके बाद वो एमएलसी भी बनाए गए थे, उनको एक दर्जा, पर मंत्री पद की जो उनकी आस थी वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई थी, टूटी थी। तभी से माना जाता कि खटास सी है उनके अंदर, निषाद के अंदर। और अब निषाद देखा जा रहा है कि निषाद अपनी क्या मांगे रखते हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि चुनाव है तो चुनाव में क्षेत्र के लिए, अपने समुदाय के लिए जो मांगे होंगी, आरक्षण की मांग हो सकती है, उसमें कुछ कोटे की मांग हो सकती है, पर सबसे बड़ा जो होगा वो देखना होगा कि क्या सीटों के ऊपर भी बात होती है, क्या सीटों में अपना परसेंटेज मांगते हैं, अपने नंबर ऑफ सीट बढ़ाने की मांग करते हैं। क्योंकि तमाम, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, वो भी सब छोटी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। जिस तरह से हमने देखा था
राजभर ने बट अखिलेश यादव के साथ। मनीष, इससे पहले जब भी हमने संजय निषाद को सुना है, उन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से भी बातचीत की है कई बार, जब भी सीटों के बारे में जिक्र किया है तो उन्होंने कहा है कि सीटों को लेकर बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं है, जो है वो है हमारी मांगे, आरक्षण, ये सारी चीजें उनकी जो मेन मुद्दे हैं, इन पर भारतीय जनता पार्टी ध्यान दे, उनका ये कहना है हमेशा से। जी देखिए, आप कभी भी किसी से नेताओं से बात करेंगे तो डायरेक्ट नहीं बताते कि हमने सीटों के लिए हमने बात की है या सीटों को लेके हमारी बात नहीं हो पाई है। तभी गठबंधन टूटता ही उसी को लेके है, या फिर आप सरकार में अपनी भागीदारी मांगते हैं, या फिर आप संगठन में अपनी भागीदारी मांगते हैं, या फिर सीटों को लेके भागीदारी होती है। निषाद और राजभर ऐसे हैं क्योंकि उनको पता है कि चुनाव सर पे हैं और तमाम बड़ी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, सबकी नजर इस समय छोटी पार्टी से थी, क्योंकि एक संगठन के तौर पे जो एक पार्टियां होती हैं उनको एक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं इनका क्षेत्र में अपना अधिकार होता है और 4 से 5% तक का वोट बैंक माना जाता है, जो कि बहुत इफेक्ट होता है। अगर आप क्षेत्र की बात करेंगे, पूर्वांचल की बात करेंगे, तो आप गोरखपुर की जो बेल्ट है, जो नदी का एरिया माना जाता है, उसमें निषाद समुदाय का अच्छा खासा रोल रहता है। 4.5% का उनका वोट बैंक है, तो उस पर सबकी नजर रहेगी और निषाद अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करेंगे। वो लगातार अपनी कोशिश करते रहें, लगातार अपनी बात रखते रहें। अब देखना ये होगा कि जेपी नड्डा से आज जब वो मिलते हैं तो क्या माहौल लगता है कि उनकी जो तेवर हैं वो हल्के पड़ते हैं कि तल्ख और होते हैं। उस पर नजर न केवल भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, सबकी बल्कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा भी इस पर नजर बनाए होगी निश्चित तौर से। जी ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं लखनऊ में किसानों की महापंचायत लगातार जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत भी महापंचायत में मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में किसानों को संबोधित करेंगे टिकैत। 750 किसानों की मृत्यु हुई, उनका ध्यान रखा जाए, ये टिकैत ने कहा है। भारी संख्या में किसान पहुंच गए हैं लखनऊ और उनकी महापंचायत लगातार जारी है और थोड़ी ही देर में राकेश टिकैत का संबोधन होगा जब वो किसानों को संबोधित करेंगे। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने कहा है कि 700 से भी ज्यादा किसानों की जो मौत हुई है उनका ध्यान रखा जाए। और इसके साथ ही राकेश टिकैत लगातार ये कहते आ रहे हैं कि जो किसानों की मांग है वो सरकार जल्द से जल्द पूरी करे। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, किसानों की महापंचायत लगातार जारी है, लेकिन राकेश टिकैत का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 700 से भी ज्यादा जो किसान जिनकी मौत हुई है उनका ध्यान रखा जाए। क्या मायने हैं इस बयान के? बिल्कुल निश्चित है। राकेश टिकैत ने आज न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की थी जिसमें उन्होंने कई चीजों साफ की। हालांकि लखनऊ में जो महापंचायत है वो सिर्फ एक दिन की है। आज वो यहाँ पहुंचे हैं और अभी वो थोड़ी देर में जो महापंचायत में किसान आए हैं उनको संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं एक आपस में एक रणनीति बनाने की कोशिश होगी, क्योंकि किसान संयुक्त मोर्चा है, बहुत सारे किसानों के संगठन है जो उसमें शामिल हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ज्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ एक बातचीत होगी जिसमें कई ऐसे मुद्दे हैं। खासतौर पर उनका कहना था कि एमएसपी पर सरकार कानून बनाए और जो प्रधानमंत्री ने एक आश्वासन दिया है कि तीनों कानून सरकार रद्द करेगी, तो उसका जो गजट होता है वो जारी करे, उसको सदन के जरिए से पूरी प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया जाए। लखीमपुर खीरी में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ में जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार के लोगों की खाने पीने और बाकी अगर हो सके तो नौकरी की व्यवस्था की जाए। ये बहुत सारी ऐसी मांगे हैं। उनका कहना था कि हमने सरकार को पत्र भी सौंपा है और अगर सरकार इन मांगों पर विचार नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में हमारा आंदोलन लगातार जारी है और जारी रहेगा। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यही हैं। तो निश्चित है कहीं ना कहीं उनका इशारा साफ था कि सरकार अगर इन मांगों को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करती है, नहीं मानती है, तो ऐसी स्थिति में किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अब देखना यह होगा कि जब आज इस किसान महापंचायत को वो संबोधित करेंगे तो इसके बाद जो किसान मोर्चा है वो क्या रणनीति बनाता है और संयुक्त रूप से कौन सा ऐसा बयान वो शाम को जारी करते हैं, जिसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर आगे की रणनीति क्या होगी। क्योंकि जब न्यूज वन इंडिया ने उनसे ये सवाल किया था कि आखिर आगे की क्या रणनीति होगी, तो उनका कहना था। ठीक है एसके वाजपेयी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुलायम सिंह के आवास पहुंचे आम आदमी पार्टी प्रभारी संजय सिंह। संजय सिंह ने मुलायम सिंह को जन्मदिन की बधाई दी है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी बधाई दी है, वो भी मौजूद रहे। मुलायम सिंह के आवास जाकर संजय सिंह और प्रमोद तिवारी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। तो आज मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर केक तो कट हो गया है, सेलिब्रेशन लगातार चल रहा है, बर्थडे सेलिब्रेशन। और संजय सिंह पहुंचे, उन्होंने भी बधाई दी। तो वहीं कांग्रेस के प्रमोद तिवारी भी पहुंचे मुलायम सिंह
को उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी है। तो मुलायम सिंह के आवास पर पहुंचे और बाकायदा बुके देकर संजय सिंह ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। तो वहीं प्रमोद तिवारी ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। सरकार बच्चों को शिक्षित करने के लिए सब पढ़ें सब बढ़ें अभियान चला रही है, लेकिन शिक्षक हैं कि सुधरने को तैयार ही नहीं है। ताजा मामला हाथरस का है, जहां सरकारी टीचरों की लापरवाही के चलते मासूम छात्र स्कूल के बाहर खड़े टीचर के आने का इंतजार करते रहे। इंग्लिश मीडियम मॉडल प्राइमरी स्कूल में ताला लटका मिला। अभिभावकों का आरोप है कि रोजाना इसी तरह बच्चे टीचर के आने का इंतजार करते हैं। ये पूरा मामला सादाबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित सरकारी इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल का है और यहाँ पर रोजाना ऐसे ही ताला लटका हुआ मिलता है। बच्चे बाहर ही रहते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन स्कूल को नहीं खोला जाता। सही है। ये बोलते हैं 9 बजे, अभी खुला ही नहीं है। 9 बज गए? हाँ। कितने बजे आते हैं टीचर? 9 बजे के बाद आते हैं, जबकि 9 बजे का टाइम दे रखा है। रोजाना ऐसे ही आते हैं? कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में? कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में आपके? मेरे 2 बच्चे। 9 बजे का है और 9 बजे। हाथरस में दुल्हन अपने ससुराल हेलीकॉप्टर से पहुंची तो देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल चंदपा क्षेत्र के गांव नगला खिरनी में रहने वाले विजेंद्र सिंह उर्फ बंटी की शादी पीपला भरतपुर निवासी दुर्गेश के साथ हुई। दूल्हे विजेंद्र और उनकी पत्नी दुर्गेश का सपना था कि वो हेलीकॉप्टर पर बैठे, लेकिन ये सपना दुर्गेश के पिता ने पूरा किया और उन्होंने अपनी बेटी की विदाई के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लिया। जब दुल्हा दुल्हन को लेकर हेलीकॉप्टर गांव पहुंचा तो देखने वालों की भारी भीड़ लग गई। का सौभाग्य है, ऐसे ही रीति रिवाज परसाराम चलते रहे। गांव में जनपद का नाम होगा परसारा का। दूसरी बार आया ना? दूसरी बार आया मोहन सिंह प्रधान जी हमारे गांव। तो वहीं ओवैसी के बयान पर सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार आया है। सांप्रदायिकता की नौटंकी के ओवैसी मास्टर हैं, ये सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है। ओवैसी के बयान की घोर निंदा करते हैं ये सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि कल ओवैसी ने की थी सीएए को वापस लेने की मांग न मानने पर शाहीन बाग बनाने की धमकी दी थी। अब इस धमकी के बाद सिद्धार्थनाथ सिंह का जो पलटवार है वो आया है और उन्होंने कहा कि ओवैसी के बयान की घोर निंदा करते हैं। तो कल ओवैसी ने सीएए को वापस लेने की मांग की थी और कहा था कि मांग अगर नहीं मानी गई तो शाहीन बाग बनाने की धमकी दी गई है। अब उस पर सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार आया है। तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो आप, हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि सीडब्ल्यूए का कानून वापस लिया जाए, बनाएंगे। ओवैसी साहब जो है वो सांप्रदायिकता की नौटंकी खेलने के माहिर हैं, उसके वो मास्टर हैं। और ये सांप्रदायिकता की जो नौटंकी है वो हर चुनाव के समय खेलते हैं और मुस्लिम और हिंदू को बांटने का प्रयास करते हैं। इनको किसी चीज से मतलब नहीं है, इनको खाली मतलब है कि ये समाज के अंदर दरार पैदा करें और उसके बाद अपनी जो राजनीतिक रोटी है उसको सेकें। जहां तक कि मोदी जी का सवाल है, उनके ऊपर इस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का हम उसकी भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं। साथ ही साथ मोदी जी ने जो वापस किया है एक संवेदनशीलता दिखाते हुए, और एक जो आदमी किसी व्यक्ति के अंदर ताकत होती है, विल पावर होता है, वही इस प्रकार के निर्णय ले सकता है जो ओवैसी साहब। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।